अजय चतुर्वेदी। आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और हिंदी विभाग के साथ साथ भोजपुरी संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर सदानंद शाही जी को, जो एक देश के जाने माने साहित्यकार भी हैं और कल यानी 15 तारीख से वो एक चरत भिक्खई यानी बुद्ध की धम्म यात्रा इसको शुरू करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ये चरत भिक्खई बुद्ध की धम्म यात्रा को इस समय शुरू करने का उद्देश्य क्या था और ये चरत भिक्खई के बारे में भी उनसे जानेंगे विस्तार से। आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए धैर्यपूर्वक इसे जरूर सुनें। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चरत भिक्खई यात्रा आप लोग शुरू कर रहे हैं, बुद्ध की धम्म यात्रा से इसको हम लोग जोड़ करके देख रहे हैं, ये क्या है और इस समय इसकी क्या आवश्यकता क्या है? देखिए, एक तो हम लोग मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ जी, जहाँ बुद्ध का निर्माण हुआ था। तो हम ये जानते हैं बचपन से कि यहाँ बुद्ध का निर्माण हुआ था। हम ये भी जानते हैं कि वहाँ खूब बढ़िया बढ़िया मंदिर बन रहे हैं दुनिया के तमाम देशों के। हम ये भी जानते हैं कि तमाम देशों से पर्यटक वहाँ आ रहे हैं। वहाँ बचपन से ये सुनाई पड़ता था कि हवाई अड्डा बनेगा ताकि दुनिया के लोग आ सकें। कभी हवाई पट्टी थी, हवाई अड्डा बनता है, बिगड़ता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, बुद्ध के संदेश क्या हैं, बुद्ध की देशना क्या है, ये हम आसपास रहने वालों को पता नहीं था। बाद में धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती गई और बुद्ध से जुड़ी और जगहों की यात्राएं हमने की, तो एक तो हमने ये पाया कि हमारे लिए बुद्ध पर्यटन है। कितने पर्यटक आ रहे हैं और उससे हमको क्या राजस्व की प्राप्ति हो रही है। हमारा सरोकार बुद्ध से केवल इतना है। हम भारत के विश्वगुरु होने की बात की जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भारत विश्वगुरु अगर है भी तो हमारा विश्व चेला कौन है? ठीक बात है। तो दुनिया का कोई ऐसा देश यह कहते हुए नहीं मिलता है कि हम भारत के चेला हैं। अगर कोई मिलता है और दुनिया भारत के आगे सिर झुकाती है तो इसलिए कि यहाँ बुद्ध हुए। दुनिया का पूर्व का इलाका हो या पश्चिम का इलाका हो, पूरी दुनिया बुद्ध को महान शिक्षक के रूप में जानती और मानती है। तो एक चीज हमें बहुत व्यथित भी करती है कि जिस बुद्ध को पूरी दुनिया मान रही है, हमारे लिए वो पर्यटन मात्र है, हमारे लिए वो राजस्व मात्र है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हम अच्छा सेब जो पैदा होता है उसको हम एक्सपोर्ट क्वालिटी लिख के और बाहर भेज देते हैं। जो भी अच्छी चीजें बनाते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी और बाहर चला जाता है। कुछ ऐसा हुआ इतिहास के दौरा में कि हमने अपने अच्छे विचारों को भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का करके बाहर भेज दिया और कमतर विचारों से अपना काम चला रहे हैं। तो इस तरह की बातें मन में आई तो हमने पिछले 5 साल से एक काम शुरू किया, बुद्ध की धरती पर कविता।
हम हिंदी के अध्येता हैं और कुछ कविताएं भी लिखते हैं, तो हम लोगों के करने सोचने का दायरा भी बहुत सीमित है। तो ये हुआ कि क्यों ना हिंदी साहित्य को में एक ऐसी विचार इस पर किया जाए कि बुद्ध के विचारों को, बुद्ध की संवेदना को, बुद्ध की देशना को साहित्य के माध्यम से हम प्रसारित करें। जी। तो हमने बुद्ध की धरती पर कविता का आयोजन किया, कुशीनगर में किया, फिर लुम्बिनी गए, फिर बोधगया गए, फिर सारनाथ में किया, फिर कुशीनगर गए। 5 साल पूरे हुए तो मन में आया कि क्यों न एक साथ ये सारी यात्रा की जाए। जी। तो हमने ये यात्रा प्लान की। इस यात्रा का एक मतलब ये है कि भौतिक यात्रा तो है ही, हाँ हाँ। और भौतिक यात्रा का मतलब ये है कि बुद्ध के जिन विचारों की पूरी दुनिया प्रशंसा करती है, वो विचार पैदा कहाँ हुए? इसी हिंदी भाषी इलाके में पैदा हुए। आप जानते हैं कि सिद्धि प्राप्ति के बाद बुद्ध 45 वर्ष तक इसी इलाके में घूमते रहे। यहीं के लोगों के सुख दुख, संघर्ष, मान अपमान, ग्लानि, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो चीजें थी उनके बीच बुद्ध विचरते रहे और उनके जो विचार पैदा हुए वो इसी जमीन पर पैदा हुए। तो एक तो उस जमीन को देखना, उससे परिचित होना, उसको अनुभव करना, उसको आत्मसात करना, ये एक भौतिक यात्रा है। देश प्रेम की बात बहुत होती है और देश प्रेम का सीधा अर्थ है, जैसा रामचंद्र शुक्ल ने बताया है जी। कि अपने देश को जानना, देश के लोगों को, देश के भूगोल को, देश की वनस्पतियों को, देश की प्रकृति को। तो एक तो भौतिक यात्रा से हम ये करेंगे, उसके साथ साथ यह एक आंतरिक यात्रा है कि हम जिस बुद्ध की धरती पर पैदा हुए हैं, जो प्रेम की बात करते हैं, जो करुणा की बात करते हैं, जो मैत्री की बात करते हैं, जो संवाद की बात करते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं, वहीं पर रहते हुए हम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, तरह तरह के छोटे बड़े झगड़े, मैं और तुम, छोटा और बड़ा, और आप देखिए तो ये भावना लोकल से लेके ग्लोबल तक फैली। बिल्कुल, और इसमें लगातार निरंतर वृद्धि भी हो रही है। दूसरे की हम एक दूसरा व्यक्ति क्रिएट कर ले रहे हैं, ये हमारे लिए दूसरे जी। तो दूसरे हैं तो हमारे लिए ये अस्वीकार्य है, इनकी उपस्थिति हमें स्वीकार्य नहीं, तो हम उसको ध्वस्त करने पर लग जाते हैं। जबकि बुद्ध इसके ठीक उलट कहते हैं। ये जो चरथ भिक्खवे शब्द हमने लिया है जी, यात्रा का नाम दिया है, ये बुद्ध का वचन है। बुद्ध कहते हैं कि चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं निरंतर चलते रहो। किस लिए चलो? लोगों का हित हो, जिसमें लोगों को सुख मिले, जिससे, और लोक का कल्याण, लोक का मंगल। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, इस दिशा में तुम चलते रहो, काम करो। तो यात्रा, बुद्ध भी सतत यात्री थे और हमारे देश में यात्रियों की महान परंपरा रही है। बुद्ध से लेकर राहुल सांकृत्यायन तक, जिन्होंने एक निबंध लिखा अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, है ना जी। और जितनी जो लोग दुनिया में
उन्नत किए, आगे बढ़े, आप देखेंगे तो वो यात्री थे, बुद्ध महान यात्री थे। तो हम लोगों ने यह यात्रा चरत भिक्षुवे प्लान की, और बुद्ध के स्थलों पर तो जाएंगे ही, हम उन आंतरिक कई सारे हमारे कोटे बंद हो जाते हैं, कई सारी फैकल्टी जिसका उपयोग करना हम बंद कर देते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो जो हमारे भीतर करुणा है, हमारे भीतर प्रेम है, हमारे भीतर दया है, हमारे भीतर सहानुभूति है, ये इसके कोटे पता नहीं क्यों बंद होते चले गए, दरवाजे बंद होते हो गए। तो अंतर यात्रा में हम उन दरवाजों को थोड़ा खटखटाएंगे, खोलेंगे, और वेदों के ज़माने से लेके और अब तक हमारे ऋषियों की जो कल्पना रही है कि मनुष्य बनिए, तो वैदिक ऋषि जब कहता है कि मनुर्भव, तो क्या कहता है? भाई आदमी तो हम पैदा ही हुए, कोई चौपाया तो है नहीं, फिर भी वो कहता है कि मनुर्भव। तो मनुर्भव, मनुष्य बनने के लिए कुछ चीजें हमको हमारे भीतर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से एक ऐसा समय जिसमें दिल मांगे मोर, एक गहरा असंतोष हमारे भीतर है, एक गहरी निराशा भी है। आज ही के अखबार में हमने देखा कि एक युवक जो पढ़ने गया था, उसने आत्महत्या कर दी। तो एक गहरी निराशा, एक बेमतलब की प्रतियोगिता में पढ़ करके और आदमी गहरी निराशा का शिकार हो जा रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको लगता है, हम सब लोगों को लगता है कि बुद्ध एक ऐसे शख्सियत है और उनकी देशना एक ऐसी शरणस्थली है जिसमें स्नान करके मनुष्यता फिर से जीवित हो सकती है। बिल्कुल। तो यह यात्रा दरअसल बुद्ध की करुणा में मनुष्यता को दोबारा पुनर्जीवित करने की, स्नान कराने की एक संकल्पना है। और इसी तरह जी, ये समय बहुत मुफीद आप लोगों ने चुना है, इसलिए कि बुद्ध, जैसा आपने बताया ही कि बुद्ध एक तरफ शांति का पैगाम देते हैं, सहिष्णुता का पैगाम देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं, वहीं आज हम अपने देश की बात करें या वैश्विक पटल पर जाकर के बात करें, चारों तरफ एक हिंसा का माहौल बहुत ही क्रूर रूप से सामने आ रहा है। जहाँ कहीं भी देखिए आप वैश्विक पटल पर जाएंगे तो एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ अब विज्ञान की नई नई खोज के साथ वो नए नए उस ढंग के उपकरण भी आ गए हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है। जान माल की इतनी ज़्यादा हानि हो रही है। अपने देश में भी, देश के विभिन्न राज्यों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में चले जाइए, अपने शहर में आप देख लीजिए, तो वो जो चीज़ एक बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपने अवसाद का जिक्र किया, एक बालक के स्कूल से, इस तरह की घटनाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मन एकदम से व्याकुल है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसी परिस्थितियों में आप मनुष्य बनने की उस तलाश में उस दरवाजे को खटखटाने के लिए जा रहे हैं। आप बुद्ध के उस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ है। देखिए क्या है, एक बहुत प्रसिद्ध वाणी है बुद्ध की। वो कहते हैं कि बैर अगर मिटाना है तो बैर से बैर नहीं मिटेगा, अबैर से बैर मिटेगा। और बाद में जोड़ते हैं कि यही सनातन धर्म है, अलग से नहीं कुछ है। बैर को मिटाने के लिए अबैर का
इस्तेमाल, ये धम्मो सनातन, ये सनातन धर्म है। आज दुनिया में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि लोकल से लेके ग्लोबल तक ये स्थिति बनी हुई है कि हमारे भीतर एक अजब सी श्रेष्ठता ग्रंथि हो गई है। हम थोड़े गोरे हैं तो लगता है कि जो कम गोरे हैं वो हमसे हीन है। हम थोड़े लंबे हैं तो हमको लगता है कि जो छोटे हैं वो हमसे हीन है। हम थोड़े संपन्न हैं तो लगता है कि जो विपन्न है वो हमसे हीन है। तो ये जो ऊंच नीच की भावना अलग अलग आधारों पर बनी हुई है, वो एक वैमनस्य पैदा करती है, एक ईर्ष्या पैदा करती है। हम कपड़ा दूसरे तरह का पहन रहे हैं और कोई और दूसरे तरह का पहन रहा है, तो हमको लगता है कि वो हमसे भिन्न है, इसलिए हमारा शत्रु है। कोई अलग ढंग से भोजन कर रहा है, हम अलग ढंग से भोजन कर रहे हैं। जबकि यहीं के बनारस के आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक बात कही थी कि जो खान पान व्यवहार भाषा में अंतर है, उस अंतर का संबंध हमारे भूगोल से है। जिस भूगोल में हम पैदा हुए हैं, उस भूगोल की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे हमारी एक भाषा पैदा होती है, हमारी खाने पीने का ढंग पैदा होता है, हमारी रहने की, हमारे पूजा करने की पद्धतियां पैदा होती हैं। इसका संबंध पृथ्वी के साथ हमारा जो संबंध है। और उन्होंने पृथ्वी सूक्त जो अथर्ववेद का है, उसके हवाले से पृथ्वी से मनुष्य के अनिवार्य संबंध को जोड़ा। और आप देखिए कि बुद्ध सारी चिंतन, मनन, उपदेश, दर्शन, शिक्षा के बाद भी बुद्ध की एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, जिसमें एक हाथ भूमि से जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य का संबंध इस भूमि से, इस पृथ्वी से निरंतर उसी की संतति है और उससे उसका संबंध बना हुआ है। ये जो दुखद घटनाएं हुई हैं, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, युद्ध, लड़ाइयाँ, हिंसा, शत्रुता, ये सब इसलिए है कि हम धरती की नहीं सोचते हैं, धरती से कुछ अलग होकर के, कुछ पारलौकिक होकर के, कुछ वायवीय होकर के हम सोचते हैं। तो बुद्ध हमें धरती से जोड़ते हैं, धरती पर कदम कदम चलना सिखाते हैं और हम कदम कदम चलते हुए मनुष्यता का संधान कर सकते हैं। यह संधान हमको व्यापक समाज में भी करना है और हमको अपने भीतर जो मानवता के अलग अलग कोटर बंद हो चुके हैं, उनकी सफाई करके खोल देना है और अपने को बेहतर मनुष्य के रूप में अन्वेषित करना है, खोजना है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो यात्रा हो रही है, इसमें हमारे मित्र दिल्ली से, कलकत्ता से, भोपाल से, अलग अलग हिस्सों से देश के आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं। कोई कलाकार है, कोई इतिहासकार है, कवि है, कोई लेखक है। तो वो सब मिल करके इस अंतर की यात्रा करेंगे और कोशिश करेंगे कि मनुष्यता का जो कारवां हजारों हजार साल से पृथ्वी पर चल रहा है, वह मनुष्यता और आगे सुंदर रूप में विकसित हो। जी, बहुत अच्छा। ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कल आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे? हम कल सब लोग 8 बजे सारनाथ में 8 बजे सुबह तिब्बती संस्थान में जुट जाएंगे जी। और तिब्बती संस्थान के जो कुलपति हैं हाँ। और एक श्रीलंका बौद्ध मंदिर के जो थेरो हैं,
वो भी रहेंगे, और भी कुछ नगर के साहित्यकार जो यात्रा में नहीं जा रहे हैं लेकिन वहाँ आएंगे, जी, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और एक हमने इस अवसर पर बुद्ध की धरती पर कविता, हिंदी में जो बुद्ध पर कविताएं लिखी गई हैं उनका एक संकलन प्रकाशित किया है, तो उसका लोकार्पण होगा। अच्छा, ज्ञानेंद्रपति जो हमारे बहुत शहर के मानंद कवि हैं, जी जी, और उनकी भी बुद्ध पर कविताएं हैं, तो वो इसका लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद हमारी कारवां हमारा बोध गया की ओर अच्छा, बढ़ेगा। कल शाम हम बोध गया में विश्राम करेंगे, वहाँ भी एक किताब का हम लोकार्पण करेंगे, देशज बुद्ध। और अगले दिन उसके यानी कि 16 तारीख को हम पहुँचेंगे नालंदा, जहाँ महान विश्वविद्यालय था, उसके अवशेष देखेंगे। फिर राजगीर में विश्राम करेंगे, वहाँ कुछ ध्यान करेंगे। पटना जाएंगे अगले दिन यानी 17 तारीख को। पटना में राहुल सांकृत्यायन जो बुद्ध से जुड़ी हुई अमूल्य निधियाँ तिब्बत से और यहाँ वहाँ से ले आए थे, वो संग्रहालय में वैसे ही पड़ा हुआ है, उसका अवलोकन करेंगे और पटना के मित्रों से संवाद करेंगे। पटना में हमारे साथ हिंदी के वरिष्ठ कवि अरुण कमल, विनय कुमार और भी बहुत सारे लोग, आलोक धनवा, ये सब लोग जुड़ेंगे। फिर हमारा कारवां आगे बढ़ेगा तो हम वैशाली, केसरिया, कुशीनगर, बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी, उनके बचपन की भूमि कपिलवस्तु से होते हुए श्रावस्ती जाएंगे। श्रावस्ती ऐसी जगह है जो बुद्ध को बहुत प्रिय थी। 26 वर्ष उन्होंने बिताए थे, तो हम 2 दिन श्रावस्ती में रुकेंगे। लखनऊ से बहुत सारे मित्र, साहित्यिक जन वहाँ आएंगे और उनके साथ संवाद होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 22 तारीख को दोपहर में अयोध्या में थोड़ी देर रुकेंगे। अयोध्या में वहाँ के मित्रों से हम संवाद करेंगे और फिर कौशाम्बी जाएंगे, और कौशाम्बी से फिर हम लौट करके 23 की शाम सारनाथ आएंगे और 24 को सारनाथ का भ्रमण करेंगे, और 24 की शाम बनारस के साहित्यिक वहाँ जुटेंगे और उनके बीच हम एक और किताब इस बीच हम प्रकाशित कर रहे हैं, निवेदन धर्मानंद कौशाम्बी का, की आत्मकथा है, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन थे और बुद्ध का उनके ऊपर गहरा प्रभाव था, तो उसका लोकार्पण करेंगे और यात्रा के इस चरण का समापन होगा। एक आखिरी सवाल है सर कि आपने जो इस बुद्ध की धम्म यात्रा को लेकर के ये पूरा प्रोग्राम बनाया है, अभी आपने बताया कि इसमें साहित्यकारों का संगम होगा, कवि, साहित्यकार, ये सारे लोग। क्या इस यात्रा के दौरान आम जनता से भी कोई सरोकार होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो हम विश्वविद्यालयों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहाँ जो छात्र हैं जी, उनके साथ संवाद करेंगे। और इसीलिए ये जो पर्चा हमने निकाला है जी, चरत भिक्षवे, पूरी यात्रा का विवरण है और कोशिश की है कि इतनी सरल भाषा में हो कि इस यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा का संदेश जो महज साक्षर है उसको भी समझ में आ जाए, और जिसने पढ़ाई नहीं की है अगर कोई बच्चा उसको पढ़ के सुनाए तो उसे भी समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। ये यात्रा निकालने के लिए आपको, और इस तरह से जो आपने 5 साल तक जो कविता के माध्यम से बुद्ध को जीवंत करने की कोशिश की है, और पुनः इतने बड़े उनके पूरे जीवन काल में वो जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ रहे, जहाँ उन्होंने बचपन बिताया, वहाँ फिर से जा कर के साहित्यिक जगत को लेकर के समाज के विभिन्न तबकों के साथ आपका जो संवाद होगा, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इसका
एक सकारात्मक प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा। और ये उम्मीद की जाए कि इस यात्रा के माध्यम से, ये शायद हमको जहाँ तक पता है कि ये पहली यात्रा होगी आपके माध्यम से, इस तरह की यात्राएं लगातार निकालने की ज़रूरत है, ताकि समाज में जो बुद्ध के संदेश हैं वो संदेश फिर से प्रतिस्थापित हो और हम पुनः जो वेदों में का ज्ञान है, जो बुद्ध का ज्ञान है, उस रास्ते पर हम चल सकें। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप इस संदेश को अपने माध्यम से बृहत्तर समुदाय तक पहुंचा रहे हैं, और जो विश्वास आपने प्रकट किया तो उसके प्रति भी धन्यवाद। उसी के बल पर हम आगे की यात्राएं भी अपनी प्लान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ये आप रख लीजिए।